खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और आप समझ ही गए होंगे कि हम संस्कृत की संस्कृति पर बात करने वाले हैं। विश्व संस्कृत दिनम, यानी आज हम सभी विश्व संस्कृत दिवस मना रहे हैं। संस्कृत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है संस्कृत दिवस। इस दिवस को श्रावण पूर्णिमा पर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन से प्राचीन काल के भारत में शिक्षण सत्र शुरू होता है। पौष माह की पूर्णिमा से श्रावण माह की चतुर्दशी तक अध्ययन बंद रहता था और फिर अगले दिन श्रावण पूर्णिमा से पौष पूर्णिमा तक अध्ययन चलता था। भले ही विद्वान संस्कृत की उद्गम को लेकर एकमत नहीं है, भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा में संचार की अगर हम बात करें तो अनुमानतः 3500 सालों से किया जा रहा है। हिंदू सभ्यता के कई शास्त्र, वेद, ग्रंथ, पुराण, कथाएं, ये सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। भाषाविद पाणिनि के द्वारा संस्कृत के व्याकरण के 8 अध्यायों की रचना के बाद इसे आधिकारिक तौर पर भाषा के रूप में मान्यता मिली। तो दूसरी तरफ विश्व संस्कृत दिवस को साल 1969 में पहली बार मनाया गया था। तत्कालीन सरकार के द्वारा विश्व संस्कृत दिवस को हिंदू संस्कृति की जड़ की भांति पूरे विश्व में प्रचारित करने के लिए मनाए जाने की घोषणा की गई थी। संस्कृत की बात हो और भारत के पहले संस्कृत बैंड ध्रुवा का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कार्यक्रम की शुरुआत इस चर्चा के साथ करेंगे कि आखिर ये बैंड कैसे स्थापित हुआ। हमारे साथ सौभाग्य की बात खबर भारत के साथ जुड़े हुए हैं ध्रुवा बैंड के फाउंडर डॉक्टर संजय द्विवेदी। हम उनका स्वागत करेंगे और चर्चा शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। जी नमस्ते प्रिया जी। और बहुत सारी शुभकामनाएं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और ये सवाल जरूर मुझे लगता है दर्शकों को बताया जाना चाहिए कि ध्रुवा की शुरुआत से लेकर अब तक का सफर, अब तक की उपलब्धियां, भारत को एक अलग पहचान दिलाना बाहर की नगरी में या बाहर के देशों की हम बात करें, बाहर की धरती की हम बात करें। जी प्रिया जी, पहले तो ये कि संस्कृत दिवस की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और संस्कृत माँ के एक छोटे से बच्चे की ओर से ये एक छोटा सा प्रयास है, विनम्र सा, कि हम अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर सकें। तो जब ये हम देखते थे कि युवाओं को लेके ये था कि युवा में भारतीय संस्कृति के प्रति बोध की कमी है, तो इस तरह की बहुत सारी बहसें हमने सुनी हुई थी। और जब हमें अवसर मिला, हमारे पिताजी चूंकि संस्कृत के विद्वान थे, तो ये हमने कोशिश की, एक शुरुआत की कि अपनी संस्कृति के बोध जी युवाओं के बीच हो सके। तो अपनी धरती पर तो इसका एक अपना विस्तार हो चुका है कि युवाओं में और भारतीय जनमानस में संस्कृत इस तरह से भी जुड़ सकती है। संगीत एक उसका बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। तो हमने देखा कि हर देश का अपनी अपनी भाषाओं में म्यूजिक बैंड हुआ करता है, फ्रेंच, जर्मन मैंने सुने हैं। तो विचार आया कि क्यों ना एक हमारी अपनी भाषा में भी होना चाहिए। तो अब इसकी जो अनुगूंज है वो तो चूंकि अपने देश व्यापी तो है ही, और विदेशों में भी लोग इसको सुनते हैं। और ये कोरोना काल के कारण हमारे कुछ बाहर के कार्यक्रम जो है स्थगित हुए, अन्यथा कुछ बाहर के भी अवसर थे हमारे। तो युवा में काफी अच्छा उत्साह है और लोग इसे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं जी। और कुछ इस तरह से प्रयास करते हैं कि लोगों को उसकी समझ बढ़े, क्योंकि युवाओं को दोष देने से या संस्कृत भाषा को दोष देने से बेहतर है कि हम कुछ ऐसे नए नए प्रयोग करें कि हमारी जो प्राचीन विरासतें हैं वो समय के साथ कनेक्ट हो सके। तो समय के साथ युवाओं के साथ एक कनेक्ट करने का एक माध्यम ये है। तो इस तरह से ये बैंड
की यात्रा है हमारी। जी, बिल्कुल। अब चूँकि युवाओं का आपने ज़िक्र किया ही है, तो ये बताना भी ज़रूरी है दर्शकों को कि एक पूरी टीम जो आपके साथ काम करती है, वो पूरे युवा ही हैं उसमें अगर देखा जाए। एक सफ़र जो आपने शुरू किया तब से लेके अब तक, एक चीज़ नोट की है ज़रूर, तस्वीरों में कुछ चेहरे हर बार बदल जाते हैं। एक अंतराल के बाद कुछ चेहरे नए आ जाते हैं। तो क्या ये क्रम आप बनाकर रखते हैं कि सभी को मौका मिलना चाहिए इस बैंड से जुड़ने का, या ये जी, इत्तेफ़ाक कह सकते हैं? जी, जी। नहीं, असल में ये इत्तेफ़ाक नहीं कहेंगे इसको। ये एक इसका एक प्रोसेस है। हमारा ये उद्देश्य रहता है कि जो बहुत छोटी-छोटी जगहों से जो कलाकार आते हैं, जिनको बहुत अवसर नहीं मिला करते हैं, तो प्लेटफ़ॉर्म है उन अच्छे कलाकारों के लिए, जिनमें योग्यता है, जो योग्य हैं, जो अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे बैंड में लगभग सारे ही कलाकार ऐसे रहे हैं शुरू से अब तक कि जिनके लिए एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म की आवश्यकता थी। तो वो हमने देने की कोशिश की है। चूँकि मैं स्वयं एक बहुत छोटे से टाउन से आता हूँ, दमोह जिले के हटा जनपद से आता हूँ। तो मैं खुद उसके लिए मैंने एक लंबा संघर्ष किया है। तो मेरा प्रयास रहता है, तो हमारे बैंड में सब छोटे-छोटे कस्बों के, छोटे-छोटे नगरों के कलाकार हैं और ये प्रक्रिया जारी है। ये मेरा ये शोध चलता रहता है कि और कौन अच्छा कलाकार हो सकता है। तो हम यथासमय जब जो अवेलेबल होता है, तो इस दृष्टि से हम कलाकारों को एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देने की कोशिश करते हैं और वे लोग यहाँ आकर के और उनका एक नाम होता है, उनको लोग जानते हैं, फिर उनको काम मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। एक सवाल ये भी ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी जो उपलब्धियों का हम ज़िक्र कर रहे थे, आपने जब शुरुआत की थी तो शायद आपने ये तो सोच लिया होगा कि इसको एक अलग मुकाम पर लेकर जाना है, लेकिन ये इतनी उपलब्धियाँ अर्जित कर जाएगा कम समय में, ये कभी सोचा था? अ, अब देखिए ये तो किसको पता रहता है कि कल क्या होगा। हुँ, लेकिन जब कोई बीज आपके भीतर अस्तित्व जब कोई बीज आपके भीतर डालता है तो कहीं न कहीं वो संभावनाएँ भी आप में देखता है। तो ये तो प्रकृति, परमात्मा या जो भी आप कहें, ये तो उनका चुनाव होता है। हम कौन होते हैं ये चुनने वाले? जी, तो मैंने तो अ, एक अच्छी नौकरी को छोड़ के भी ये काम मैंने जारी रखा जी, और उसके बाद मैं इसको और बेहतर तरीके से कर पाया। तो कहीं न कहीं ये मन में ये तो हमेशा था कि कुछ अच्छा काम करना है, कुछ अ, ऐसा काम करना है कि जो जनमानस में जिसकी पहुँच हो जी, और अ, धीरे-धीरे श्रोताओं का और आप सभी का जो एक सहयोग मिलता रहा और प्यार मिलता रहा, तो उससे चीज़ें अपने आप सर्वव्यापी हो जाती हैं, जिसको आप बड़ी कह सकते हैं। पर जी। ये इसका बड़प्पन का बोध तो मैं ज़्यादा नहीं ढो पाता हूँ इसलिए ये ये मैं कहता हूँ कि ये तो परमात्मा ने या अस्तित्व ने ही इसका चयन किया है। जी, ये कह सकते हैं क्या कि आपने इस देववाणी को जो कहा जाता है संस्कृत को, उसको सम्मान दिया आपने, इसका चयन किया कि ये आपके साथ जुड़े और फिर इस भाषा ने आपको सम्मान दिला दिया। क्या ये इसको पूरक माना जाए? अ, हाँ, कह सकते हैं आप। मतलब मुझसे कई लोग कहते हैं कि आपने संस्कृत के लिए क्यों बहुत बड़ा चुना? काम किया है। तो जी, मैं यही जवाब अक्सर देता हूँ कि देखिए ऐसा है कि हमने कोई संस्कृत के लिए काम नहीं किया है, ना कोई उपकार किया है, बल्कि संस्कृत माँ ने हम पे उपकार किया है कि हम ये कर पा रहे हैं, जिससे कि हम जाने जा रहे हैं। तो ये जी, उनका एक संस्कृत माँ का एक बहुत बड़ा उपकार है हम पे। जी, तो इस बिल्कुल। दृष्टि से मैं इसको देखता हूँ। जी, जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल और रख लेती हूँ। हमारे दर्शक हालाँकि अब बिल्कुल आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, संस्कृत बैंड बिल्कुल जो ध्रुवा है वो परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन किन बड़े आपने मंच पर आसीन होकर इसकी प्रस्तुतियाँ दी हैं। सबसे ज़्यादा अगर आपका एक मैं बेस्ट जिसको हम बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, कोई अनुभव अगर आप चाहें शेयर करना कि वो एक ऐसा लम्हा था जो शायद अविस्मरणीय हम श्रेणी में रख सकते हैं? दिल्ली के कनॉट प्लेस में कुमार विश्वास जी सामने श्रोता दीर्घा में बैठे हुए थे और मैंने जब वो अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाकवि कालिदास की जी, अमर जी। रचना है, तो उसका एक मैंने छोटा सा प्रेम गीत गाया था जो शकुंतला दुष्यंत के लिए गाती है। तो जी, वो चूंकि वो प्राकृत भाषा में है तो उसका मैंने संस्कृत वर्जन गाया और उसके बाद उसका हिंदी वर्जन गाया। तो जी। जैसे ही वो उसकी हिंदी वर्जन मैंने गाया तो कुमार विश्वास जी उछल गए और बाद में आके मुझसे बोले कि वाह भाई, मतलब ऐसा तुमने कनेक्ट किया है और तो वो एक
मेरे लिए अनुभव था। इसके अलावा स्वामी रामदेव जी के मंच पे जब हमारी प्रस्तुति हुई और उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दिए और विश्व विजयी होने की काम उन्होंने आशीर्वाद दिए, तो जी ये सारे अनुभव मेरे लिए बड़े महान हैं। जी। अब दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे हम कि संजय जी इस वक्त अस्वस्थ हैं, लेकिन खबर भारत के एक अनुरोध पर वो, चूंकि ये भाषा उनसे गहरे जुड़ी हुई है, ये शायद इतना लगाव है इस भाषा के प्रति। संजय जी, मैं गलत तो नहीं कह रही कि जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चर्चा करने के लिए आपने सहर्ष इसको स्वीकार कर लिया। मैं जाने से पहले बस यही कि अगर कोई पसंदीदा श्लोक, क्योंकि संस्कृत की बात हो और कोई जिक्र श्लोक का ना हो या पढ़ा ना जाए आप लोगों के द्वारा, तो मुझे लगता है चर्चा हमारी अधूरी सी रह जाएगी। जी, मेरा तो जो सबसे फेवरेट है वो आद्य शंकराचार्य का भज गोविंदम है जी तो उसमें वे कहते हैं कि ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है ये बार बार चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मतलब हम बार बार जन्म लेते हैं, फिर जी मृत्यु को प्राप्त होते हैं और फिर माँ के गर्भ में पुनः आते हैं। तो ये जो चक्र है ना, जी ये अनंत जन्मों तक चलता रहता है, जब तक कि हमारी सारी कामनाएं पूरी ना हो जाएं। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वाह। तो वे कहते हैं यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, कि हे मुरारी, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे गोविंद, क्योंकि ये संसार ये दुस्तार है, मतलब ये से हम पार नहीं पा सकते हैं किसी तरह से, इस चक्र से हम मुक्ति नहीं पा सकते। तो फिर अंत में कहते हैं भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते। वाह, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, और इससे ही तेरी मुक्ति हो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और बहुत सारी शुभकामनाएं सर। इसी तरह से ध्रुवा बैंड नित नए आयामों को छुए, हम यही खबर भारत टीम, खबर भारत परिवार आपको शुभकामनाएं देता है, और जल्दी ही आप स्वस्थ होकर जल्दी ही किसी मंच पर पहुंचे और हम साक्षी बने उस ध्रुवा बैंड की प्रस्तुति के। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत। ये थे डॉक्टर संजय द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि फाउंडर संस्थापक हैं भारत के पहले संस्कृत बैंड ध्रुवा के। और जिस तरह से हम संस्कृत का जिक्र कर रहे हैं, पहले संपूर्ण विश्व की भाषा थी संस्कृत। आपको बता दें, सभी भाषाओं की जननी माना जाता है संस्कृत भाषा को। जिस दिवस का हम जिक्र कर रहे हैं, विश्व संस्कृत दिवस, उसको साल 1969 में पहली बार मनाया गया था। उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा होने का संस्कृत को खिताब है, और अगर हम इस दिवस में हिंदू संस्कृति की जड़ की अगर हम बात करें, तो ये पूरे विश्व में प्रचारित करने के लिए नित नई पहल की जा रही है। भारत में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपको बता दें, एकमात्र इस भाषा की अगर हम बात करें तो ये एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें 18 तकरीबन, अगर लगभग हम बात करें, पूरे भारत में 18 यूनिवर्सिटीज़ हैं। भोपाल में संस्कृत संस्थानम इसमें से एक। और हमारे साथ इस चर्चा में कई लोग शामिल होने वाले हैं। मैं बात करूं उषा मैम की, उषा शर्मा, डॉक्टर उषा शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, खबर भारत के स्टूडियो में है। प्राध्यापक हैं, गायिका है, और तमाम उनका एक बड़ा सा परिचय है। ये आपको बता दें कि इन्होंने जिनसे गायकी का प्रशिक्षण लिया है, वो जाने माने जो गुरु हैं उनके, वो लता मंगेशकर जी के गुरु भी रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ उषा मैम। जी बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है। यशवंत देव जी जो फिल्म निर्देशक भी रहे हैं जी, और गायक भी और फिल्म निर्देशक भी और डायरेक्टर भी रहे, म्यूजिक डायरेक्टर। तो उनसे प्रशिक्षण प्राप्त और फिलहाल प्राध्यापक के पद पर रहते हुए
कई छात्रों को वो लाभान्वित कर रही हैं अपनी कई विधाओं से, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। मैम से हम चर्चा करते रहेंगे। बता दें, दो लोगों का और परिचय मैं पहले दे देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनय सिंह राजपूत, भोपाल से शिक्षण प्रमुख हैं ये संस्कृत भारती संगठन से, और इन्हीं के साथ श्रद्धा तिवारी भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, जो कि श्रद्धा तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन इसके पहले हम बता दें कि हमारे खबर भारत के संवाददाता श्याम सूर्यवंशी भी जुड़ेंगे, क्योंकि वो इस वक्त जहाँ पर हैं वो शायद संस्थान से जुड़ा है या कोई प्रमुख व्यक्ति है जो हमारे साथ संस्कृत भाषा की चर्चा के साथ जुड़ेंगे। तो पहले मुझे लगता है एक सवाल उषा मैम से किया जाना चाहिए। जी उषा मैम, संस्कृत भाषा प्राध्यापक के तौर पर, गायक के तौर पर, और जितनी भी विधाओं का जिक्र जो मैंने नहीं किया है उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये भाषा क्या मायने रखती है? मेरे लिए तो भाषा का बहुत अद्भुत मूल्य है, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो एक ऐसी भाषा है जिसमें ध्वनियों भाषा के उच्चारण पर और ध्वनियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो ये जो भाषा है, जैसा कि सर्ववेदित है कि संपूर्ण विश्व में 3 भाषाएं, लैटिन, ग्रीक और संस्कृत, इस पर भाषाविदों का बड़ा खोज चली है, शोध किया गया है कि विश्व की सर्वप्रथम मूल भाषा क्या थी। तो शोध में यही निकल कर आया कि लगभग सभी शोधार्थियों का, जो एकमात्र विद्वानों का जो मत है वो यह है कि संस्कृत भाषा जो है वो मूल भाषा रही है विश्व की। तो ये भाषा जो है बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो इस भाषा में जिन ध्वनियों का उपयोग किया गया है शब्दों के लिए, वे ध्वनियाँ जो हैं वे सीधा आपके हृदय और मस्तिष्क पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। क्योंकि अभी जैसा माना जा रहा है कि कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त भाषा संस्कृत भाषा है, क्योंकि इसमें जैसा उच्चरित होता है, जैसा बोला जाता है, वैसा ही लिखा जाता है, और इसीलिए इसे मूल भाषा कहा गया है भारत की, और ये इसको देववाणी भी कहा गया है। और हम देखते हैं कि आदिकाल से लेकर, यानी कि वैदिक काल को हम संस्कृत का वो काल मानते हैं जिसमें भारतवासी जो हैं, सभी भारतवासी वो संस्कृत भाषा बोला करते थे। तो ये संस्कृत भाषा जो है ये हिंदी की माँ है, और इस कारण से मैं हिंदी की प्रोफेसर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं संस्कृत का अध्ययन हमेशा करती रहती हूँ, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही हिंदी के सारे तत्सम शब्द निकले हैं और उन्हीं तत्सम शब्दों से तद्भव शब्द बने हैं। तो इसमें ये बात ज़रूर हुई है हिंदी भाषा के अंतर्गत कि संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों के साथ बहुत सारे उर्दू और अरबी फारसी के शब्द, पुर्तगाली के शब्द भी आ गए हैं, समाहित हो गए हैं। और हिंदी इसीलिए बहुत ज़्यादा धनी है क्योंकि उसने अपनी मूल भाषा के सारे शब्दों को कहीं कहीं जस का तस और कहीं कहीं उनके तद्भव रूपों को स्वीकार किया है, और उसने उनके मूल रूपों को बचा कर भी रखा है। तो हमारा प्रयास ये होता है कि जो हिंदी के ज्ञाता हैं और हिंदी बोलने वाले लोग हैं उन सभी को संस्कृत का ज्ञान जरूर रखना चाहिए। एक बात ये हुई जी। और दूसरी बात, मैं चूँकि गायिका हूँ जी, और आदरणीय लता ताई के मुख से मैंने खुद एक इंटरव्यू में सुना कि वे जो हैं वे संस्कृत का गायन पाठ वे अवश्य करती थी प्रतिदिन, जिससे कि उनकी गायकी में निखार आए जी। क्योंकि संस्कृत के जो उच्चारण होते हैं वो गले को और कंठ को बहुत अधिक कहना चाहिए शुद्धता प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, और हमारी जो जिह्वा है उसमें शब्द का जब उच्चारण हम सही करते हैं तभी हमारी भाषा की जो ध्वनियाँ हैं वो दूसरे तक सही सही संप्रेषित हो पाती हैं। वाह, कितनी खूबसूरत बात। मैं एक चर्चा कर लेती हूँ इन दोनों से, फिर आपसे एक श्लोक या ऐसा कुछ जरूर सुनना चाहूंगी। जिस स्पष्टीकरण की आप बात कर रही थी, जिस शुद्धता की आप बात कर रही थी, वो बिना श्लोक के शायद समझ में ना आए।
और फिर उसके अर्थ के साथ मैं विनय जी से बात करना चाहूंगी। विनय सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं, शिक्षण प्रमुख हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका। बहुत बहुत नमस्कार जी विनय जी, अभी आपने सुना होगा हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए थे, हमारे साथ उषा मैम जुड़ी हुई हैं, और जिस तरह से हमारी चर्चा आगे बढ़ रही है इस भाषा को लेकर, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो संस्कृत भारती संगठन है ये क्या किस तरह से इस भाषा के लिए काम कर रहा है? संस्कृत भारती संगठन, क्योंकि हम वैदिक काल से ही सुनते आए हैं कि संस्कृत एक देव भाषा के रूप में हमारे भारत में सुपूजित है, एक वैज्ञानिक भाषा है, भारत की सांस्कृतिक भाषा है। किंतु हमने देखा कि एक भारत की परतंत्रता का, भारत पर हो रहे आक्रमणों का काल ऐसा रहा कि ये हमारी बोलचाल से, हमारी व्यवहार भाषा से इतर हो गई। ये मात्र कर्मकांड या कुछ विशिष्ट प्रकार के अनुष्ठानों में मात्र प्रयोग में रह गई। इसी कुंठा को दूर करने के लिए संस्कृत भारती द्वारा एक संकल्प लिया गया कि इस भाषा को पुनः जनभाषा बनाया जाए। उसके लिए संस्कृत भारती ने हमारे दक्षिण भारत के क्षेत्र से कार्य आरंभ किया और वर्तमान में भारत के सभी प्रदेशों में, प्रदेश स्तर पर, कई स्थानों पर, संभाग स्तर पर संस्कृत भारती के कार्यालय स्थापित किए गए हैं। और इसके कुछ मुख्य प्रकल्पों में से संस्कृत संभाषण, संस्कृत बाल केंद्र, संभाषण संदेश, प्रशिक्षण वर्ग और गीता शिक्षण केंद्र इत्यादि प्रकल्पों के माध्यम से आज संस्कृत भारती पूरे अखिल भारत स्तर पर संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाने के लिए सतत प्रयासरत संगठन है। इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश की कुछ उपलब्धियों को गिनाते हुए आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में स्थित एक झीरी गांव और दूसरा नरसिंहपुर में स्थित मोहद, ये दो ऐसे गांव हैं जिनको संस्कृत भारती ने सतत प्रयास और प्रशिक्षण के माध्यम से संस्कृत ग्राम के रूप में परिणत किया। जी, और चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए विनय जी, क्योंकि आगे भी मुझे आपसे कुछ सवाल रखने हैं महत्वपूर्ण। फिलहाल मैं एक सवाल श्याम सूर्यवंशी, हमारे जो खबर भारत के संवाददाता बालाघाट से, हम उनसे चर्चा करेंगे और उनका परिचय भी मुझे लगता है कि श्याम आप ही दें तो शायद दर्शकों के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत स्वागत है श्याम, और सर का भी हम स्वागत करते हैं। उनके परिचय के साथ आप चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी, सभी दर्शकों को मैं फिर से एक बार संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस वक्त मैं अभी शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट में हूं और आपसे जिसका परिचय कराना चाहता हूं, वैसे तो बालाघाट में चर्चित नाम है RN झारिया जी, जो संस्कृत के काफी नाम जाने जाते हैं। तो मैं उन्हीं से आपको परिचय कराता हूं। सबका अपना परिचय। सबसे पहले हमारे सभी भारत के सभी जनों को मेरा संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर रामनारायण झारिया, सहायक प्राध्यापक संस्कृत गवर्नमेंट जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट। सर, जैसे कि आज संस्कृत दिवस है और ऐसे आज जो रूप देख रहे हैं, जबकि ये प्राचीन भाषा है, प्रमुख भाषाओं में से एक थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो अपना अस्तित्व खोते जा रही है। इसे पुनर्स्थापित करने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, संस्कृत भाषा आज हम देश में, दुनिया में देख रहे हैं, साइंस का जमाना, टेक्नोलॉजी का जमाना। एक हमारी रामायण है, एक हमारा ग्रंथ है, महाकाव्य है, वो इतना मोटा होता है, वो उसकी कीमत 500 से 700 रुपये होती है। और एक आज BSc BA विज्ञान या कोई कंप्यूटर क्लास BA BCA MCA, उसकी पढ़ाई यदि कोई विद्यार्थी करता है, संस्कृत की तरफ तो बहुत कम ही लोग मिलते हैं, तो यदि वो किताब लेने जाता है तो वो किताब 700-800 की आती है। और वही हमारी गीता है जो हमारी जन्मदात्री है, जन्म भाषा है, हमको जन्म मरण संस्कार सिखाने वाली है। उस कीमत को, उस किताब को, उस महाकाव्य को पढ़ने वाले लोग, उसको चुनने वाले लोग कम होते हैं, इसलिए उस किताब की कीमत कम है। और जो
जी जी श्याम, मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से थोड़ा सा हम आवाज को और तेज रखेंगे ताकि सर जो कह रहे हैं वो आवाज स्पष्ट हमारे पास पहुंच सके। संस्कृत की ओके। महत्ता, संस्कृत को लेके किए जा रहे नवाचार और वो तमाम बातें जो एक छात्रों को आकर्षित करें इस भाषा के प्रति, ये जरूर सवाल रखें आप। जी बताइए। मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मैडम। मैं 2003 से जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय स्नातक विद्यालय बालाघाट थोड़ा तेज बोलेंगे सर। में मेरी पदस्थापना हुई है। मैंने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से मैंने अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण किया है और बाद में मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से मेरा चयन हुआ। मेरी पहली पदस्थापना बालाघाट में हुई और मुझे मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि जो मैंने ऐसी भाषा का चयन किया, ऐसी भाषा को पकड़ा और बालाघाट जिले में नहीं, साथ में हमारा जिला है। क्योंकि यहाँ संस्कृत को पढ़ाने वाले लोग कम मिलते थे। जब से मेरी पदस्थापना हुई है मैंने आया और जैसे एक पेड़ अपनी जड़ फैलाता है कि कहीं भी चले छाया देता है, इसी तरह मैंने संस्कृत भाषा का चयन किया। मैं बालाघाट में मेरी पदस्थापना हुई तो मैंने ऐसे लोगों को जागृत किया और मैंने लोगों को बढ़ाया। आज बालाघाट जिले के जिस स्कूल में भी मैं चला जाता हूँ तो वहाँ मेरा संस्कृत का कोई ना कोई एक विद्यार्थी संस्कृत शिक्षक के रूप में वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा है। सर जी। मैं आपसे एक देखना चाहता हूँ तो संस्कृत में बोले और प्रेरणा दे लोगों को। संस्कृतं सुभाषितम् अति सरलम् अति सरलम्। संस्कृतं सुभाषितम् अति सरलम् अति मधुरम्। मधुरा भाषा दिव्या भाषा संस्कृतम्। कविजन वाणी मुनिजन वाणी दिव्य वाणी संस्कृतम्। संस्कृतं सुभाषितम् अति सरलम् अति रसलम्। जी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम। बात ही जी जी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। श्याम। हमारे साथ उषा मैम भी जुड़ी हुई हैं जो अब मुझे ऐसा लगता है उषा मैम ये जो जी। अभी तान छेड़ दी है सर ने, जी 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 जो श्याम जिनसे चर्चा कर रहे हैं, जी। और मुझे लगता है उसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। एक श्लोक के साथ इन्होंने इतना खूबसूरत वो जो राग, मुझे याद आ गया किसी फिल्म की वो राग है, लेकिन शब्द इतनी खूबसूरती के साथ, वाकई स्पष्टीकरण जो शुद्धता की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे उषा मैम, जी जी वो संस्कृत भाषा से ही आ सकता है। जी यत्र तत्र सर्वत्र जी बिल्कुल। तो एक खूबसूरत सा श्लोक हो जाए। देखिए, भारत की सबसे बड़ी विशेषता है और वो विशेषता ये है, भारतीय दर्शन में जो संस्कृत के साथ हमारी जो संस्कृति जुड़ी हुई है, हाँ यह सदा से है। और संस्कृत भाषा जो हमें संस्कार देती है और जो परिष्कार उसमें है मानव जीवन का, उस यत्र तत्र सर्वत्र की आपने बात कही, तो सर्वत्र हम देखें संस्कृत भाषा में जो उन श्लोकों में मनुष्य के सर्वांगीण जीवन का जो है विकास कैसे हो और मनुष्य वास्तव में मनुष्यत्व को कैसे प्राप्त करे, इसके लिए सारे श्लोक इस तरह से कहे गए हैं कि मनुष्य जो है वो इस भौतिक और अभौतिक, या कहना चाहिए कि ब्रह्म और ब्रह्म की जो प्रकृति है और संसार है उसको संपूर्ण रूप से जाने और जिए उसको। तो ये बात संस्कृत में हम देखते हैं और हमारा पूरा का पूरा जो दर्शन है, भारतीय दर्शन, वो संस्कृत पर बेस्ड है, आधारित है। तो यहाँ पर मुझे जो श्लोक बहुत अच्छा लगता है वो मैं आपको गा के सुनाती हूँ जी, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा दर्शन भी छुपा हुआ है गणित का, जिसे भारत ने संपूर्ण विश्व को दिया। तो ये ऐसा श्लोक, ये श्लोक मुझे बहुत प्रीतिकर है और ये श्लोक है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
अवशिष्यते। ओम। क्या बात है, इसका अर्थ यह है कि पूर्ण में से पूर्ण को निकाला जाए आहा, तो भी वो पूर्ण रहता है। हाँ। पूर्ण में पूर्ण को जोड़ा जाए तो भी वो पूर्ण रहता है। पूर्ण के बीच भी पूर्ण रहता है। यानी पूर्ण शून्य जो है, शून्य की जो सत्ता है वह एक ऐसी सत्ता है, उसमें शून्य को शून्य से जोड़ा जाए तो भी शून्य, शून्य पूर्ण भी है, शून्य कभी अपूर्ण होता नहीं है। तो जो ईश्वर हैं, जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, वे पूर्ण हैं और शून्य हैं। और यह जो दर्शन है, यह दर्शन हमको गणित में देखने को मिलता है। यानी हमारे जीवन का गणित हो, चाहे हमें ये गिनती का गणित हो, हमारा गणित पूरे सब जगह वह विश्वव्यापी है। क्योंकि शून्य की जो देन है वो भारत की देन है। इससे पहले 9 तक की गिनतियां अधिक से अधिक होती थी। किसी किसी देश में 3 तक ही गिनती होती थी, उससे ज़्यादा आगे बढ़ पाई तो 9 तक बढ़ी। लेकिन शून्य आने पर फिर वह 10 और 11 और अरबों खरबों की संख्या में गिनती बढ़ती चली गई। क्या बात है। बिल्कुल, हमारे साथ विनय जी जुड़े हुए। विनय जी, एक सवाल उठ रहा है मन में। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो श्याम जी के साथ जुड़े हुए सर, उनसे हमने पूछा था कि किस तरह से छात्रों की रुचि को लेकर सरल हो जाती हैं चीजें अगर विकल्प नहीं होता, मैं इस बात को मानती हूँ। तो वैकल्पिक क्यों रखी जाती है संस्कृत भाषा को? क्या इसे पूरी तरह से ये नहीं करना चाहिए कि अनिवार्य ही कर दिया जाए कि आपको इरेनी हाउ, यानी कि आपको किसी भी तरह येन केन प्रकारेण, मैंने सही बोला उषा मैम? जी बिल्कुल, संस्कृत को लागू कर दिया जाए, संस्कृत को अनिवार्य कर देना चाहिए। क्योंकि यह हमारी देश की वो भाषा है जिसमें हमारी सारी संस्कृति, साहित्य और दर्शन का मर्म छुपा हुआ है। वरना तब तक हम किम कर्तव्य विमूढ़ ही रह जाएंगे। जी आपसे जानना चाहूंगी मैं। जी विनय जी। जी मुझे बड़ा अच्छा लगा बीच बीच में जो आपने संस्कृत के कुछ शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि मेरा नित्य इन्हीं शब्दों को पढ़ाना मेरा कार्य होता है और इन्हीं से मैं अपने संभाषण का आरंभ करता हूँ। मुझे ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है और बहुत ही मुझे ये हमेशा कचोटता रहता है ये प्रश्न कि संस्कृत को केवल भारत में वैकल्पिक क्यों रखा जाता है, जबकि आप चूंकि न्यूज एजेंसी से जुड़े हुए हैं, मैं भी अभी छात्र जीवनी मेरा, मैं भी अन्य पत्र पत्रिकाओं को पढ़ता हूँ, न्यूज चैनल्स को देखता हूँ। जर्मन के कई विद्यालयों में प्रथम कक्षा से संस्कृत को अनिवार्य कर दिया गया। यूरोपीय कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां संस्कृत की यूनिवर्सिटियां खोल दी गई और हम देखते हैं कि मात्र हमारे भारत का ऐसा दुर्भाग्य है कि वहां इस विषय को वैकल्पिक रूप में रखा जा रहा है, जबकि हजारों तथ्य हमारे सामने हैं। मैं अध्यात्म को छोड़ दूं, मैं संस्कृत के जीवन दर्शन को छोड़ दूं, यदि मैं केवल भौतिकवाद पर ही आ जाऊं, तब भी संस्कृत से प्रबल कोई भाषा नहीं हो सकती है। जैसे मेरी सहयोगी अध्यापिका दीदी ने अभी बताया कि संस्कृत एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिसको संगणक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बताया गया है। ऐसे अन्य कई रिसर्च हुए। अभी पिछले दिनों ही कोरोना के संक्रमण काल में हमारे एम्स दिल्ली द्वारा एक रिसर्च की गई जिसमें महामृत्युंजय के मंत्र को बजाकर आधे रोगियों की चिकित्सा की गई और आधों की बिना मंत्र के की गई। उसमें हमने अंतर देखा। बिल्कुल। एक और रिसर्च मुझे 2016 की पढ़ने में आई जिसमें मैंने देखा कि और ये भी हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो रिसर्च भी विदेश के लोगों द्वारा की जा रही है और उसने स्थापित किया कि यदि संस्कृत हमारे मुख की भाषा होती है तो हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं मिलेगा। उसने प्रमाणित करके बताया कि संस्कृत में जब आप अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, जैसे ग्रामम, गृहम, भवनम, यानम, तो ये जो अंत में अनुस्वार का उच्चारण हो रहा है, अर्धमकार का उच्चारण हो रहा है, इससे आपका भ्रामरी प्राणायाम होता है। और आप भी देखेंगे जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो यही ध्वनि हमारे मुख से निस्सरित होती है। वैसे ही अनुलोम विलोम यदि आप करते हैं या पंपिंग जिसे कहते हैं, वो ध्वनि जब आप उच्चारित करते हैं तो आप क्या करते हैं, उधर से एकदम से श्वास को बाहर निकालते हैं। जब भी आप विसर्ग युक्त किसी संस्कृत शब्द का प्रयोग करेंगे तो स्वतः ही वो क्रिया आपसे हो रही होती है। जैसे रामः, कृष्णः, राकेशः, मुकेशः। तो ये ऐसी अद्भुत भाषा है जिसमें इतना विज्ञान छुपा हुआ है
बिल्कुल। कि आप उसको जाने अनजाने में उसका लाभ ले रहे होते हैं। ऐसी भाषा को छात्रों से दूर क्यों किया जा रहा है? कई लोगों का संस्कृत पर बड़ा आघात होता है कि संस्कृत एक कठिन भाषा है, इसीलिए मैं अपने आगे के 2-4 वाक्य संस्कृत में ही बोलना चाहूंगा, यदि आपकी आज्ञा हो तो। जी बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, जरूर सुनेंगे। संस्कृतम अतीव सरला भाषा अस्ति, कठिनम संस्कृतम तदानीमेव भवति यदा वयं केवलं वैदिक सूत्राणां व्याख्यानं कुर्मः। अहं संस्कृत भारत्याः कार्यकर्ता अस्मि। संस्कृत भारती द्वारा तथा एका पद्धति निस्सरिता अस्ति, संस्कृत संभाषणम्। येन 15 दिवसेषु यः कोऽपि संस्कृतं वक्तुं समर्थः भवितुं शक्नोति, तस्य सशक्तं प्रमाणम् अस्माकं मध्यप्रदेशस्य राजगढ़ जनपदस्य झीरी ग्राममस्ति। मैं आपको बताऊं, झीरी में मुझे सौभाग्य मिला 3 दिन शिविर चलाने का। मैंने वहां देखा आबाल वृद्ध लोग संस्कृत में संभाषण करते हैं, जो निरक्षर हैं, नितांत निरक्षर हमारे वो वृद्ध जन जिनमें अतिथियों का अद्भुत सम्मान है, वो लठ लेकर चल रहे हैं अपनी गाय के पीछे, और वो मुझे देख के कह रहे हैं, अरे वो अतिथि आगतवान अस्ति आगच्छतु गृहं जलम पिबतु। मैं मतलब चकित हो गया उस दृश्य को देखकर। बिल्कुल। तो सरकारी रूप से बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, जैसे कि आज और इस तरह से अगर हम लगे रहेंगे तो वाकई एक दिन हम सफल हो ही जाएंगे विनय जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं कि इस तरह के जो संगठन है वो वाकई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस भाषा को अंदर तक अपना ले। मतलब अतिथि देवो भव की जो हम बात करते हैं तो वो अतिथि ना रह जाए, वैकल्पिक रह ही ना जाए, ये हमारी एकमात्र भाषा है। एक समय ऐसा है जब हर छात्र ये कहे कि चुनना है तो सिर्फ संस्कृत भाषा को। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, जुड़े हुए थे उषा में। जिस तरह से अभी एक खूबसूरत सा श्लोक उन्होंने सुनाया संस्कृत भाषा को लेकर, जब हम बात करते हैं अच्युतम केशवम, कितने सारे श्लोक की हम बात करें, भजनों की हम बात करें, गीतों की हम बात करें। आपने एक खूबसूरत उदाहरण भी हमें दिया कि बहुत सारे गीतों की का जो आधार है वो ये भाषा ही है। कि अगर हम साहित्य की बात करें, कितने सारे ग्रंथ हैं जो इसी संस्कृत, बिना संस्कृत में मुझे नहीं लगता कि निकलकर हिंदी भाषा आगे बढ़ी हो या हम तक पहुंची हो। कितने बच्चे होंगे इस वक्त ये जो जानते होंगे कि माउथ फ्रेशनर को मुखवास कहा जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे से शब्द हैं, अगर इनका इस्तेमाल भी करने लग जाए तो शायद यहाँ से एक अच्छी पहल शुरू हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल हो सकती है। और मैं आपको बताऊं कि संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं उनका अध्ययन जाने अनजाने, कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ गैर पढ़े लिखे लोग वो करते ही हैं। और हिंदी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के गुणार्थ जो हैं वो बताए ही जाते हैं और उनके प्रयोग भी बच्चे करते हैं। जो अभी हिंदी भाषा में बहुत हम लोग पढ़ाते थे आधारभूत पाठ्यक्रम में के अंतर्गत कि जो तत्सम शब्द हैं या हिंदी का जो मानकीकरण किया गया है उसमें जो भाषा बोली जाए वो अधिक से अधिक शुद्ध हो, परिनिष्ठित हो। तो जो परिनिष्ठित हिंदी है उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का हम यथातथ्य प्रयोग करते ही हैं। तो संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो कि इसका जो कहना चाहिए व्याकरण है जो पाणिनि ऋषि ने बनाया था। तो पाणिनि ऋषि के बाद हिंदी में कामता प्रसाद गुरु ने भी जो व्याकरण बनाया उसका जो आधार है वो पाणिनि ऋषि का ही आधार है, व्याकरण का आधार है। तो ये हम मतलब विद्वानों की और भाषाविदों की यह निरंतर प्रयास रहा है कि हम अब संस्कृत के शब्दों को अधिक से अधिक बचाएं, क्योंकि जितना भी शब्द जो भी लुप्त होता है उसके साथ उसका इतिहास लुप्त हो जाता है। अभी आप देखिए कि उपनिषद जैसे एक शब्द है, उपनिषद का जो अर्थ है वो पास बैठना है। तो किसके पास बैठना है? उपनिषद काल में मौन ही बैठ जाया करते थे शिष्य गुरुओं के पास। और इसमें जो संवाद होता था, यह संवाद जो है कभी कभी बिल्कुल मौन होता था। तो यहाँ पर ब्रह्म का ज्ञान दिया जाता था और ब्रह्म का ज्ञान जो है मौन रहकर भी ऋषि देते थे और ब्रह्म ज्ञान मुखर होकर भी देते थे। तो जब मुखर होकर जो ज्ञान दिया गया वो श्लोकों में आ गया और जो मौन ज्ञान दिया गया वो पराविद्या के अंतर्गत आया। अपराविद्या और पराविद्या ये दो विद्याएं हैं वैदिक काल में।
तो इनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसमें मौन भी ज्ञान था और मुखर ज्ञान भी था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो इतनी धनी है कि उसके मूल स्रोत पर यदि हम जाते हैं, वैदिक काल से लेकर वैदिक कालीन संस्कृत और लौकिक संस्कृत पर, तो हम देखेंगे कि जीवन का वह प्रत्येक पक्ष इस भाषा के अंदर अंतर्निहित है जो मनुष्य जीवन जीना चाहता है, यानी वह श्रेष्ठतम जीवन जिसके द्वारा ऋषियों ने कहा है सा विद्या या विमुक्ते। यह सूत्र जो है वह भारत ने ही दिया है कि वह विद्या वो है जो मनुष्य को मुक्त करती है। तो जो मुक्ति की अवधारणा है हमारी संस्कृत भाषा में वह हमारी विद्या में है, और विद्या जो है वही हमें हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को श्रेष्ठ बनाती है। बिल्कुल। अब चूंकि समय के अभाव में हम आपको यही धन्यवाद देना चाहेंगे। जाने से पहले अगर किसी खूबसूरत श्लोक से आप कार्यक्रम की समाप्ति करना चाहें। बिल्कुल, ये बहुत प्रचलित श्लोक भी है और बहुत लोग जानते हैं, और प्राय पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में कभी ना कभी तो इसका गान होता ही है। वह जो है श्लोक वो है असदो मा सद्गमय, जिसका अर्थ है हम असत से सत की यात्रा करें, सत की ओर। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मतलब हम सत से असत से सत की यात्रा करें, अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर गतिमान हो। और सबसे बड़ा संदेश दिया है मृत, यानी कि इस मृत्यु से हम अमृत की ओर जाएं। और मृत्यु क्या है? वह वेदों में, उपनिषदों में कहा गया है कि जो अपने अमृत तत्व को नहीं जानता है वह जीते जी भी मरे हुए जैसा ही है, क्योंकि जिसने अपने अमृत तत्व को नहीं पहचाना। तो हमें ऐसी बुद्धि और ऐसा ज्ञान ईश्वर दें जो हमें हमेशा ऊर्जावान बनाए, मृत से अमृत की ओर ले चले। बिल्कुल सही बात है। और ये हम सुनते भी चले आ रहे हैं बचपन से ये श्लोक, लेकिन इस श्लोक को कितने लोग हैं जो मंच पर पढ़ते होंगे या अपने साथ साझा करते होंगे। जाने से पहले मैं श्याम एक मुझे लगता है एक छोटी सी खूबसूरत सी प्रस्तुति सर से भी हम ले लेते हैं और उसके बाद हम इजाजत लेंगे। जी सर, जैसे कि आदेश मिला है कि कुछ ऐसी पंक्तियां बोल दीजिए जो आज के दिवस को और बेहतर बना दे। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी कड़ी में मैं भी एक, सारे जो मेरे सहयोगी हैं, जो मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने थोड़ा सुनाया, तो मेरा भी अब कर्तव्य फर्ज भी बनता है। पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़े पाताल खंडेषु रत्न संज्ञा बुद्धि। सर, इसका अर्थ भी बता दीजिए। हमारी पृथ्वी में मूल है पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम। हमारी पृथ्वी में, हमारी पृथ्वी माता में, धरातल में 3 रत्न है। पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं, जल, अन्न और एक सुभाषित वाणी। मूल है पाताल खंडेषु। मूल मतलब मूल जो व्यक्ति है जो कम पढ़ा लिखा होता है, जिसको समझ में कम आता है, उसको हमारे वेद शास्त्रों में, हमारे सभी जनों ने उसको मूल की संगत दी। मूल है पाषाण खंडेषु। पाषाण मतलब पत्थर, खंड मतलब पत्थर। तो वो जो व्यक्ति है जो वो उस छोटे छोटे पत्थर पाषाण खंडेषु रत्न की संज्ञा देता है, विधि रत्न की संज्ञा देता है। तो ऐसा हमारे पृथ्वी में, हमारी जननी में ये 3 रत्न हैं जिनसे हम खाकर पलकर बड़े हुए हैं। और इसके बाद में हमारी माँ सरस्वती ने हमको एक अच्छी सी कंठ में वाणी विराजमान है, वो है हमारी संस्कृति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करें। आप लोगों ने समय दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। भाषा जो है वो समय मांगती है। तो इसी के साथ जाने से पहले एक खूबसूरत सा श्लोक है, मैं भी आपके साथ साझा करती हूँ, आप सभी के धन्यवाद के साथ।
जो लिखा गया है, चूंकि हम विश्व संस्कृत दिवस पर आज चर्चा कर रहे थे, तो जयतु संस्कृत जयतु भारतम, संस्कृत दिवसस्य हार्दिकी शुभकामना भवताम कृते अपि। आपको ढेर सारी शुभकामना। इसी के साथ जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।